ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, my name is Anushka Sharma and in UPSC CSE 2022 I secured an All India rank of 20. मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था और ये वीडियो उसी की स्ट्रैटेजी के बारे में बना रही हूँ। मैं अपना थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड देना चाहूँगी। ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। पहले अटैम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया था। सेकेंड अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँची थी बट आई मिस्ड बाय 7 मार्क्स फ्रॉम द फाइनल लिस्ट एंड दिस इज़ माई थर्ड अटैम्प्ट जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 20 आई है और इन तीनों ही अटैम्प्ट्स में मेरा ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। सो ब्रीफ रीज़न फॉर वाई आई चोज इकोनॉमिक्स एज माई ऑप्शनल, मैंने मेरी BBA इकोनॉमिक्स में करी है सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बरूक कॉलेज से। तो दैट प्रोवाइडेड मी विद द कंफर्ट कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स पहले से पढ़े थे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड कुछ बुक्स रिपीट भी हुई थी जैसे फ्रॉयन। सो दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर ऑप्टिंग फॉर इकोनॉमिक्स। बट हैविंग सेड दैट, जो मेरा पेपर 2 था इंडियन इकोनॉमी, वो मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू था एंड आई हैड टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच बिकॉज 11-12 में भी मेरे पास PCMB था एंड बैचलर्स में भी मैं US चली गई थी। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स थे जिन पे मुझे फ्रॉम स्क्रैच प्रिपरेशन करनी पड़ी। सो हैविंग सेड दैट, अब मैं सोर्सेज के बारे में बात करना चाहूँगी आप लोगों से। तो पेपर 1 की जो सोर्सेज थी मेरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने HL आहूजा की बुक यूज़ करी थी और उसका मैं आपको कहना चाहूँगी कि वो काफ़ी वर्बोस है और उसमें काफ़ी रेपिटेशन भी है। सो मेरा जो रूल रहता था वो ये रहता था, अगर 20 पेजेस पढ़े हैं तो उनके नोट्स मेरे को कंपाइल करके 2 पेजेस के शॉर्ट बनाने हैं एंड दैट वाज व्हाट हेल्प मी इन माय नोट मेकिंग। For macroeconomics, I utilized Freud and that was my main book for having conceptual clarity. और उसके बाद मैंने HL आहूजा उठाई थी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए और जो टॉपिक्स शायद से फ्रॉयड में नहीं है जैसे इन्फ्लेशनरी गैप, कंजम्पशन थ्योरीज एक्सेट्रा, उसके नोट्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने HL आहूजा से बनाए। फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मैंने साल्वाटोर यूज़ करी थी एंड आई डिड नॉट यूज़ एनी अदर बुक। उसी से रेफर किया था और उसी के नोट्स बनाए थे। फॉर मनी एंड बैंकिंग मैंने HL आहूजा यूज़ करी, उसमें थ्योरीज दे रखी हैं और RBI, सेंट्रल बैंक फंक्शनिंग एक्सेट्रा है, मल्टीप्लायर थ्योरी, तो उसी से नोट्स बनाए थे। फॉर पब्लिक फाइनेंस मैंने पहले मसग्रेव पढ़ी, उससे मैंने अपने कंसेप्ट्स क्लियर करे एंड उसके बाद मैंने नोट्स बनाए मसग्रेव और HL भाटिया से बिकॉज कुछ टॉपिक्स है जो HL भाटिया में मैंशनड है और मसग्रेव में नहीं है। एंड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेरी जो बेस बुक थी वो थी ML झिंगन की, पर मुझे लगता है उसमें बहुत टॉपिक्स है जिसके लिए आपको इंटरनेट एक्सटेंसिवली यूज़ करना होगा। सो आई यूज्ड इकोनॉमिक्स डिस्कशन, एक वेबसाइट है, वो यूज़ करती थी मैं, सोलो मॉडल, न्यू ग्रोथ थ्योरीज उसके लिए। एंड जो HL आहूजा मैक्रो की है उसमें भी जो लास्ट का सेक्शन है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है। सो आई यूज टू रेफर टू दोज चैप्टर्स एज वेल। सो ये तो थी मेरी पेपर 1 की सोर्सेज एंड पेपर 2 अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही डायनामिक पेपर है एंड इसके लिए जो मेरी बेस बुक थी वो थी मिश्रा एंड पुरी की, पर उससे आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेरिक पॉइंट्स मिल जाती है, पर उसके बाद यू हैव टू रेफर टू डायनामिक सोर्सेज। सो आई रेड द इको सर्वे एवरी ईयर फॉर 3 years बिकॉज वो मेरा ऑप्शनल भी था और वो GS के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आप कर सके तो उसके जो फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ्स है, जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, अगर वो लैंग्वेज आप अपने पेपर्स में यूटिलाइज कर सके, सो आई थिंक दैट ऑल्सो गिव्स अ गुड इम्प्रेशन। देन मैंने बजट भी पढ़ा था, उसके लिए मैं जो विजन का PDF आता था वो पढ़ती थी एंड उसमें जो भी ग्राफ्स मेंशन्ड होते थे, कुछ डेटा पॉइंट्स होते थे या स्कीम्स होती थी, उसको मैं यूटिलाइज करती थी।
एंड मैंने मीन्स 365 भी पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की ऑफ द लास्ट 2 years, बिकॉज आई फील वो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स और डेटा पॉइंट्स आपको देते हैं जो आप अपने पेपर 2 में यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दिस वॉज मोस्टली फॉर पेपर पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ पेपर 2. एंड मैंने अभिषेक सर के भी नोट्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करे थे और उनके जो टॉपिक वाइज नोट्स थे मैं यूज़ करती थी. एंड आई यूज टू मेक माई ओन ऑनलाइन नोट्स ऑन एवरनोट. एंड जो प्री इंडिपेंडेंस वाला पोर्शन है उसके लिए मैंने तीर्थंकर रॉय सर की बुक पढ़ी थी. एंड अभिजीत सिन्हा सर के काफ़ी अच्छे नोट्स थे तो मैंने वही यूज़ करे थे. और अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस लग रहे थे जो अब इन सालों में आ रहे हैं, मैंने उस पर सेपरेट नोट्स बना के उसी में ऐड कर दिया था. सो आई हैड माई नोट्स फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. जहाँ तक नोट मेकिंग की बात आती है, आई फील लाइक फर्स्ट रीडिंग होनी चाहिए टू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी. फर्स्ट रीडिंग में मैंने कोई भी नोट्स नहीं बनाए थे. जब मैंने सेकेंड थर्ड रीडिंग शुरू करी तब मैंने धीरे धीरे नोट्स बनाने शुरू करे. एंड आई थिंक कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आपके नोट्स किस डायरेक्शन में बनाने हैं और किस चीज़ पे बनाने हैं. और जो मेरे नोट्स बनाने की मेन सोर्स थी वो बुक्स तो थी ही, पर जो कंटेंट ऐड होता था दैट वाज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. मैंने लास्ट 10 years के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखती थी और जो टॉपिक्स रिपीट होते थे और जो क्वेश्चंस रिपीट होते थे उस पर मेरे रेडीमेड आंसर्स होते थे. और नोट्स मैं उसी हिसाब से बनाती थी जिसमें एडुकेट डायग्राम्स होते थे, ग्राफ्स होते थे पेपर 1 के लिए. एंड पेपर 2 के लिए इकोनॉमिस्ट के नाम, डेटा पॉइंट्स, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा रहते थे, ताकि कमिटी रिकमेंडेशंस एक्सेट्रा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें मैं वो यूज़ कर सकूं. So this was the way I made my notes and I tried to make them as crisp as possible, because अगर आपके notes बहुत ज़्यादा वर्बोस होंगे तो आगे चल के रिविजन करने में आपको खुद को प्रॉब्लम होगी. एंड एक जो टारगेट मैंने सेट कर रखा था वो ये था कि मैंने मेंस से पहले अपने 80 to 90% ऑफ द नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे. आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल आपके 100% नोट्स तैयार हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी डायनेमिक है और आपको बेस्ड ऑन क्वेश्चंस दैट माइट इमर्ज इन टेस्ट सीरीज या जो करंट इकोनॉमी में हो रहा है उसके बेसिस पे भी आपको नोट्स ऐड करने पड़ेंगे. पर अगर आप अपना गोल सेट करें कि आप 80 to 90% ऑफ द नोट्स पहले से तैयार करके रखेंगे, देन आई थिंक इट वुड हेल्प यू वंस यू क्लियर प्रीलिम्स टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट सीरीज. सो ये तो मेरी स्ट्रैटेजी थी नोट मेकिंग की. एंड अब मैं बात करना चाहूँगी मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया. सो पेपर में आपका 1 and 5 क्वेश्चन कंपलसरी होता है एंड यू हैव टू चूज 3 other क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. सो जो मेरी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी होती थी वो यही होती थी, मैं पहले क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करती थी. आई यूज टू गिव अ गुड 35 to 40 minutes टू द फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज मुझे लगता है उसके बेसिस पे ही एग्जामिनर आपके परसेप्शन बनाता है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्वेश्चन आप हेस्ट में ना करें, आराम से अच्छे से यू आर अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स, आपकी जो हेडिंग्स है वो बॉक्स्ड हैं एंड आपके काफ़ी डायग्राम्स हो. सो आई थिंक उससे एक थोड़ा परसेप्शन सेट हो जाता है एग्जामिनर के माइंड में कि वो आगे आपसे क्या एक्सपेक्ट करे. आफ्टर अटेम्प्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन फिर मैं अपने जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते थे 3 उनको चूज करके वो अटेम्प्ट करती थी. और जो लास्ट के 35 मिनट्स होते थे वो मैं रखती थी कंपलसरी क्वेश्चन 5 के लिए, क्योंकि दिमाग में एक ये परसेप्शन रहता है कि 10 मार्कर्स के लिए यू हैव टू राइट 2 pages एंड दैट कैन बी डन इन माई पर्सनल ओपिनियन. एंड अगर आप अपने ऑप्शनल क्वेश्चंस छोड़ रहे हैं तो शायद से आपको ज़्यादा उसमें थॉट देना पड़े. सो दैट वाज माई स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर. एंड जो इस बार मैंने डिफरेंस किया, पेपर 1 में मैं कोशिश करती थी मैं शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखूं ऑफ 2-3 lines ईच. द फर्स्ट पैराग्राफ यूज टू बी एन इंट्रोडक्शन. अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है तो मैं किसी इकोनॉमिस्ट का नाम लिख देती थी, या कुछ एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है तो कुछ कन्वेंशन से इंट्रोडक्शन करती थी. एंड फिर आई यूज टू डेल्व इनटू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड एंड में आई यूज टू ट्राई पेपर 1 में स्पेशली अगर उसका कोई एप्लीकेशन हो जो पेपर 2 से कनेक्ट हो, या something that we have seen in real life such as monopoly, oligopoly, etc. So that was the way I attempted, and I used to draw my diagrams with pencil and scale and they were very well labeled. ये एक difference था मेरे first attempt से, क्योंकि पहले attempt में मैंने शायद से diagrams पे उतना focus नहीं किया,
पर अगर आप सोचें तो एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले डायग्राम्स पे जाती है, तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो डायग्राम्स है वो बहुत ही वेल लेबल्ड हो एंड करेक्ट लेबलिंग हो। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए आप क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बिकॉज इट कैन सेट अ नेगेटिव एग्जाम्पल अगर उसी में गलती हो जाए। So that was the strategy. I had well labeled diagrams. I used to underline the keywords and जो headings होती थी जो question से ही I used to take, मैं उन्हें box करती थी just so the examiner had an idea कि I was addressing the demand of the question. So this was for paper 1 and another important part for paper 1 is assumptions and equations. सो अगर कोई थ्योरी है उसकी 2-3 assumptions से अगर आप शुरुआत करें, सो आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग टू गिव। एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपकी काफ़ी इक्वेशंस होती हैं, तो अगर आप वो इक्वेशंस लिख कर इफ यू कैन हाईलाइट इट, देन आई थिंक दैट ऑल्सो गिव्स द एग्जामिनर एन आइडिया अबाउट द स्कोप ऑफ योर नॉलेज। सो दिस वॉज समथिंग फॉर पेपर 1। एक जो नया ट्रेंड आया है पिछले 3-4 साल से वो है न्यूमेरिकल्स का। This was something I was not very comfortable with, but I think going ahead it cannot be neglected because इस बार भी जो पेपर आया उसमें जो second question था उसमें almost 35 marks के question was numerical and in section 2 also international economics का एक numerical आया। So going ahead based on the previous year questions, it is very important to have a practice of these numericals। मैं पर्सनली इनसे कंफर्टेबल नहीं थी, तो जो मैंने क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करे पेपर में दैट वाज बेस्ड ऑन माय स्ट्रेंथ्स व्हिच इज इन थ्योरी। तो बट गोइंग अहेड अगर ये पार्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, सो आई थिंक इट इज़ बेटर टू हैव प्रैक्टिस देन rather than attempting the questions for the first time in the paper. So this was for paper 1. For paper 2, I had a different strategy. I used to write in GS format. So I used to write point wise. I used to highlight a lot of data. I used to have pie charts, graphs, etc. and also committee recommendations and economist name. Paper 2 is very dynamic and एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी generic points हो जाते हैं जो सारे candidates के same होते हैं। What can help you differentiate is if you have a lot of data points, if you have some इकोनॉमिस्ट के नाम और कमिटी रिकमेंडेशन से आपकी क्रेडिबिलिटी आंसर्स की बढ़ जाती है। सो दैट वाज समथिंग आई फोकस्ड ऑन फॉर पेपर 2 एंड जो पेपर 1 में था वो इसके लिए भी ट्रू है। यू हैव टू बॉक्स द हेडिंग्स, यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स एंड यू हैव टू डायरेक्टली एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी पेपर अटेम्प्ट करने की। अब अगर मैं बात करूं कि नोट मेकिंग के लिए मैंने कितना टाइम लिया, सो आई devoted almost 4 months to note making because I feel like काफ़ी चीज़ें थी जिसमें I did not have an idea such as growth and development, money and banking etc. and that's why I took 4 months for reading and making notes of these. and जहाँ तक बात है कि आपके कितने % नोट्स तैयार होने चाहिए, आई थिंक मेन से पहले अगर आपके 80 to 90% नोट्स तैयार हैं और अगर आप उसके रिविजन्स कर पा रहे हैं, सो आई थिंक दैट विल गिव यू अ कंफर्टेबल पोजीशन वंस यू क्लियर प्रीलिम्स। एंड जहाँ तक टाइम डिवोट करने की बात आती थी ऑप्शनल को, सो जो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था वो तो पूरे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में ही निकल गया, बट जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था आई हैड अ गुड 1 year बिफोर गिविंग प्रीलिम्स अगेन। सो उसमें मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि मैं एक डेडिकेटेड दिन चूज करती थी अपने ऑप्शनल को डिवोट करने के लिए, और उसमें भी अगर कोई टाइम था जिसमें आई वॉज कंफर्टेबल। सो फॉर मी इकोनॉमिक्स इज अ बिट टेक्निकल, सो मैं मॉर्निंग का टाइम रखती थी अपना इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर करने के लिए। एंड अगर ऐसे कोई टाइम है जिसमें आप कंफर्टेबल है, सो आई थिंक यू कैन ऑल्सो सेट अ टाइम एंड डेट फॉर व्हेन द ऑप्शनल हैज टू बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज आई थिंक ऑप्शनल प्लेज अ की रोल व्हेन इट कम्स टू मार्क्स दैट आर गिवन इन मेंस। एंड अगर मैं बात करूं कि पहले मेंस में और इस मेंस में क्या फ़र्क था, तो जो मेरा पहले 2021 का मेंस था, आई गॉट 109 इन पेपर 1 and 119 in paper 2, and in this attempt there was a growth of almost 50 marks where I got 144 in paper 1 and 132 in paper 2. एंड जो कुछ चीज़ें हैं जो शायद से जिसने मुझे हेल्प करी ये स्कोर इम्प्रूव करने में, वो है दिस टाइम आई वॉज मोर रेगुलर इन द टेस्ट सीरीज। मैंने ब्लिस पॉइंट की टेस्ट सीरीज ली थी, उसमें कुछ 12 टेस्ट आते हैं एंड आई हैड गिवन 10 टेस्ट, बट आई वॉज वेरी रेगुलर दिस टाइम। मैं कोशिश करती थी हर वीक एटलीस्ट एक टेस्ट दे दूँ, और जो फीडबैक आता था उसको मैं यूटिलाइज करती थी अपने नेक्स्ट टेस्ट में
to improve the performance. Secondly, मेरे जो notes थे वो एक तरीके से तैयार थे based on the previous year questions and also on various keywords that are present in the syllabus. तो that also made me in a comfortable position कि जब मेरा prelims का result आया उसके बाद मैंने सीधा test series देना शुरू कर दिया based on revising those notes again and again. And this time I think doing more revisions and also understanding the demand of the exam helped me in scoring better. And I would say conceptual clarity again in understanding कि वो question क्या पूछ रहा है, और ये मेरे previous year questions करने के basis पे आया. This year I saw to it कि मैं last 10 years के previous year questions लूँ. मैं सारे attempt नहीं करती थी, पर एटलीस्ट मैं उनके स्ट्रक्चर बना के रखती थी, और जो क्वेश्चंस मुझे पता था बहुत रिपीट होते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके मेरे रेडीमेड आंसर्स थे विच हेल्प्ड मी अ लॉट इन द 2022 मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स थे जो क्लियरली टेस्ट सीरीज से रिपीट हुए बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो यही मेरी ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी. एंड आई थिंक द की पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट अगेन इज हैव कंसाइज नोट्स, डू consistent revisions, and do not neglect the few parts that can set you apart from others, such as data points, graphs, diagrams, economist names, etc. And also regularly practice through mocks. मुझे लगता है अगर आप यही सारी चीज़ें करेंगे then economics is something in which you can also get a good score. So that would be all, and all the very best to all the aspirants.